नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिड डे टॉक। आज हम बात करेंगे ग्वालियर की फिजा की। चंबल का प्रमुख इलाका ग्वालियर इस दिन फिजाओं में जहर सा घुलने जा रहा है। सियासी और सामाजिक टकराव बना हुआ है और सिर्फ बयानबाजी हो रही है, लेकिन वजह बहुत छोटी सी है। ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में कुछ लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का ऐलान किया और प्रतिमा लगाने की कोशिश की, जिसका विरोध कर दिया कुछ लोगों ने। उनका कहना ये था कि वास्तव में भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर नहीं, बल्कि भारत के संविधान के निर्माताओं में सबसे प्रमुख नाम BN राव का है। ये पूरे बयान इस तरह से फैला कि हंगामा खड़ा हो गया और एक तरफ दूसरा पक्ष हो गया, दूसरी तरफ दूसरा पक्ष हो गया और पूरे ग्वालियर में BN राव और बाबा भीमराव अंबेडकर के समर्थकों में आनातनी हो गई। आज तय था कि दोनों पार्टियों ने तय किया था कि आज हंगामा खड़ा होगा, दोनों अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी। ग्वालियर की पुलिस ने वहाँ पर तमाम धाराएं लगा करके हालात को रोक लिया है, लेकिन तनाव लगातार बना हुआ है और कंट्रोल करने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। कई जगह बाजार बंद हैं। दीपावली जैसे त्यौहार के मौके पर इस तनाव से प्रशासन जूझ रहा है, समाज के लोग जूझ रहे हैं, व्यवसाय के लोग जूझ रहे हैं, लेकिन लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। कोई राव के पक्ष में खड़ा है, कोई अंबेडकर के पक्ष में खड़ा है। इसी मुद्दे पर आज का ये होगा कि अंबेडकर बनाम राव, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले देखते हैं हम एक छोटी सी रिपोर्ट। ग्वालियर में माहौल गर्म है। बयान सोशल मीडिया पर फैला और दलित संगठनों ने 15 अक्टूबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सवर्ण समाज से जुड़े संगठनों ने भी उसी दिन शक्ति प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। दोनों पक्षों के बीच आमने सामने की स्थिति देखते हुए प्रशासन ने ग्वालियर में धारा 163 लागू कर दी। 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। विवाद की जड़ हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापना से जुड़ी है, जो कि पिछले कुछ महीनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन इस आग को हवा देने का काम किया ग्वालियर बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष और वकील अनिल मिश्रा की एक टिप्पणी ने। बीते सप्ताह मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। सनातन का विरोध नहीं है, सनातन का विरोध है। अब पुलिस ने दर्ज FIR के मुताबिक मिश्रा ने अपने वीडियो में डॉक्टर अंबेडकर को अंग्रेजों का गुलाम, एजेंट और झूठा कहा। अब ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, दलित संगठनों और युवा अधिवक्ताओं में भारी रोष फैल गया। अनिल मिश्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की और 6 अक्टूबर की रात अनिल मिश्रा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया। लेकिन हालात न बिगड़े, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी टाल दी गई। अब शहर के मुख्य बाजारों में सन्नाटा पसरा है। त्योहारी मौसम में ग्वालियर में डर और सन्नाटा दोनों नजर आ रहा है। प्रशासन ने दोनों पक्षों से बातचीत कर प्रदर्शन स्थगित कराने में कामयाबी तो पा ली है, लेकिन लोगों के दिलों में डर अब भी बाकी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और शहर की निगरानी पल पल की जा रही है। सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुई ये बहस वाकई शहर की सद्भावना पर भारी पड़ सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अंबेडकर बनाम राव की इस बहस ने पूरे शहर के फिजा को खराब कर दिया है और ये माहौल पूरे प्रदेश में इसकी बात जा रही है। आखिर एक बार हम भी जाने कि BN राव कौन है और अंबेडकर जी कौन है। एक ग्राफिक के सहारे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि BN राव कौन है। मद्रास यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट हुए थे BN राव साहब। 1909 में ICS की परीक्षा पास की उन्होंने और 1946 में बर्मा का संविधान लिखने में मदद की, वहाँ के प्रधानमंत्री के अनुरोध पर। 1949 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र में रहे। भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन मसौदा कमेटी के सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार थे। ये माना जाता है कि भारतीय संविधान के पहले 243 अनुच्छेद उन्होंने तैयार किए थे। बाद में अंबेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा कमेटी ने इसे विस्तार रूप दिया था। पूरा नाम बेनेगल
नरसिंह राव BN राव। 26 फरवरी 1887 को जन्म हुआ। मद्रास और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। 1909 में ICS की परीक्षा पास की। एक पूरा डिटेल हम आपको बता रहे हैं कि BN राव, जिनके समर्थन में वकीलों का एक बड़ा पक्ष खड़ा हो रहा है, वो कौन थे, उनका क्या काम हुआ था, उनकी योगदान क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। हम आपको बाबा अंबेडकर के बारे में भी दिखाएंगे, जो लोग उनके पक्ष में खड़े। जी, मेरे साथ हम ग्वालियर से विश्वजीत रतौनिया जुड़े हुए हैं, जो अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने के पक्ष में उनके समर्थक हैं। साथ में हमारे साथ विनोद शर्मा जी होंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं ग्वालियर के, और उनके साथ वो बड़े तमाम लोग होंगे जो बाबा साहब के समर्थन में खड़े हुए हैं उनकी मूर्ति लगाने के। सबसे पहले रतौनिया जी के पास चलता हूं मैं। रतौनिया जी, एक ऐसा विवाद जिसकी कोई जरूरत नहीं समझी जा रही थी, अच्छी भली प्रतिमा को लेकर बात हुई थी, प्रतिमा से होते होते बात कहां से कहां पहुंच गई? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक बात चालू हुई थी इस ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगाने को लेकर। जी, बिल्कुल, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में मूर्ति लगी हुई है बाबा साहब की, और उसकी आधार पर जो है मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगाने के लिए हम लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया जाता है, और वो से चीफ जस्टिस से संज्ञान पर लेते हैं, और बाद में वो उस पर जो है मूर्ति लगाने का आदेश दे दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा मूर्ति स्थापना का विरोध किया जाता है, और अंततः जो है मूर्ति हाईकोर्ट में नहीं घुसने दी जाती है। आप सोचिए कि हाईकोर्ट जैसे प्रांगण में जो इतने मजबूत संस्था है, इतनी ताकतवर संस्था है, वहां जो है मूर्ति नहीं घुसने दी जाती है, जबकि हाईकोर्ट के आदेश से ही वो लग रही थी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस पूरी लड़ाई ने जो है वो मोड़ ले लिया जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते थे, जिसकी हम सोच नहीं सकते थे। ग्वालियर पहले भी जो है ऐसे दंश झेल चुका है कि ग्वालियर में जब ऐसे दंगे हुए हैं, चाहे वो धार्मिक तौर पर दंगे हुए हों या जातिगत आधार पर हुए हों, देश में कहीं भी ऐसे दंगे होते हैं तो जो है सिर्फ और सिर्फ नुकसान लेके आते हैं, व्यक्तिगत तबाही लेकर आते हैं, कोई तरक्की लेकर नहीं आते हैं, कोई जो है विकास लेकर नहीं आते हैं। सर वही विश्वजीत जी, वही बात तो सर मेरा सवाल भी वही था। विश्वजीत जी, मेरा सवाल भी वही था कि जो मामला लीगल ढंग से निपट सकता था, उस मामले को हम लोग सख्ती प्रदर्शन पर ले आए। तो देखिए, ये समझने की जरूरत है और ऐसे लोगों को बायकट करने की जरूरत है जो लोग जो है ऐसे शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। माननीय न्यायालय का आदेश मूर्ति लगाने का है और वो आदेश अभी खत्म नहीं हुआ है। आदेश जो है जस्कता से आदेश को लागू करवाने की हमारी लड़ाई होना चाहिए थी, और हमने उन लोगों से भी निवेदन किया था जो लोग मूर्ति का विरोध कर रहे हैं कि आप आए और आप हमारे बार के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो आपके नेतृत्व में ही मूर्ति लगवाने का काम करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या उनके मन में था, क्या षड्यंत्र वो कर रहे थे कि बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे थे। अनर्गल टिप्पणी उनके द्वारा की गई, उसके बाद जो है तमाम सारे दलित संगठन, ओबीसी संगठन, SC ST के संगठन जो है मूर्ति के समर्थन में आए और आपसी खींचातान हो गई, आपसी जो है वैमनस्यता पैदा हो गई। इसे निपटने के लिए भी हमने काफी सारे प्रयास किए, प्रशासन के साथ बैठकें हुई, शासन के साथ बैठकें हुई, और उसको फिर जो है पूरे प्रदर्शन को विड्रॉ करने का प्रयास किया, विड्रॉ करने का काम किया गया, ताकि ग्वालियर में शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके, सद्भाव बना के रखा जा सके। ग्वालियर जो है वीरों की भूमि रही है, ग्वालियर जो है स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य भूमि रही है। ग्वालियर में तो ऐसे ऐसे वीर हुए जिनका संघर्ष हमें स्थापित करने के लिए, मतलब अभी भी आप लोग इस पक्ष में, विश्वजीत जी, क्या इस पक्ष में आप लोग अभी हैं कि शांति से निपट जाए सब कुछ? देखिए, हमारी लड़ाई हमेशा से मूर्ति लगाने के लिए थी। हमारा संघर्ष जो है बाबा साहब के जो है, चलिए मैं बात करता हूं विनोद शर्मा, और हम आगे भी बिल्कुल आप रुकिए मेरे साथ। मैं आपके हमारे साथ विनोद शर्मा जुड़े हुए हैं ग्वालियर से, उनके साथ बहुत सारे लोग होंगे। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं समझना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में कहानी आपने क्या सुनाई थी 15 दिन पहले, वो कहानी कहां से कहां पहुंच गई? आपको क्या लगता है इसकी समीक्षा करने पर एज ए पत्रकार कि कहां गलती हो गई? देखिए, जो पूरा जो मामला है वो हाईकोर्ट में परिसर में मूर्ति लगाने को लेकर था, और जब हाईकोर्ट परिसर में मूर्ति लगनी थी तो उस समय एक पक्ष तो तैयार था, दूसरा पक्ष तैयार नहीं था। जो अधिवक्ताओं का एक पक्ष ये कह रहा था कि मूर्ति के लिए विधिवत कोई जानकारी नहीं है और इसको लेकर वो मूर्ति नहीं लगने देंगे। इसी बीच रक्षक मोर्चा है, वो
अस्तित्व में आता है और रक्षक मोर्चा द्वारा कहा जाता है कि वो इस तरह से मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, और उनके साथ जो अनिल मिश्रा अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ और पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो उनका साथ आ जाते हैं और ये पूरा मामला चलने लगता है। रक्षक मोर्चा का ये मानना है कि संविधान निर्माता है वास्तव में BN राव सर थे, क्योंकि उन्होंने संविधान का निर्माण किया था और अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानते, और यही बात अनिल मिश्रा जी ने कही थी। इसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर एक दूसरे पक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लिखना शुरू हो गई। इसी बीच किसी संगठन ने घोषणा कर दी कि वो 15 अक्टूबर को अनिल मिश्रा के घर पर पहुंचेंगे और वहां पर 1 लाख जूते रखे जाएंगे, फेंके जाएंगे। ये पूरा मामला उस समय से तनाव में आया। इसी के बाद प्रशासनिक एक्सरसाइज शुरू हुई। लगातार प्रशासन द्वारा प्रबुद्धजन विभिन्न लोगों से चर्चा की, बातचीत की और शहर में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए तमाम प्रयास किए, और हुआ भी ये कि 2 दिन पहले जो आंदोलन की घोषणा की थी उसको विड्रॉल कर लिया गया, उसको वापस ले लिया गया। विनोद, असली संविधान निर्माता ऐसा विवाद का विषय है जिसका कि हल मेरे ख्याल से निकलना मुश्किल है। अगर आपके साथ कुछ लोग हो तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि असल में इस लड़ाई को कहां से कहां पहुंचा दिया, क्योंकि असल में संविधान का निर्माता कोई व्यक्ति नहीं, कोई सिस्टम था। पूरा मसौदा कमेटी बनी थी, उसके अम्बेडकर जज हुआ करते थे, तमाम लोग उसमें शामिल थे, लेकिन आफ्टर ऑल पूरा देश मान लेता है जिस बात को, उसको ग्वालियर में जाकर के एक नया विवाद क्यों खड़ा किया गया। आपके साथ कुछ लोग हो तो मेरी बात कराइए प्लीज। वो आपकी आवाज सुन सकते हैं। त्रिपाठी जी, अमित दुबे जी हैं जो कि रक्षक मोर्चा से हैं, लगातार मूर्ति का विरोध करते रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का भी कह रहे हैं कि संविधान निर्माता नहीं है वो। तो अमित जी आपको खुद सुन रहे हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। मेरा अमित जी सिंपल सा सवाल है कि संविधान का निर्माता जो शब्द, एक निर्माता शब्द जब आता है तो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो हमारी मसौदा कमेटी बनी थी जिसने उस संविधान को दिया, उसके चीफ अम्बेडकर साहब थे, और ये मान के चलता देश की आफ्टर उनके नेतृत्व में बना। अब इतने सालों बाद आप लोगों को आपत्ति किस बात पे है? देखिए, हम लोगों को आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं जी, जो अभी मैंने आपकी जो बात सुनी, ये बात झूठ से चालू हुई और गुंडई के शमन पर खत्म हो रही है। झूठ वो कि जो अम्बेडकर की मूर्ति से चालू किया गया ग्वालियर में लगाने, हाईकोर्ट में लगाने को लेकर किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई। सिर्फ एक व्यक्ति जिसका कि बाद में ये बात निकल कर आ गई, जो CJMP थे उस वक्त पदेन सुरेश कुमार कैथ, उनने ये चालू किया मामला। उन्होंने इच्छा जताई कि हम यहाँ पर एक मूर्ति लगाना चाहते हैं अम्बेडकर जी की। उसके बाद वहां पर फिर हमारे कलेक्टर महोदया ने कहा ठीक है भाई, हम यहाँ पर व्यवस्था करते हैं, बिना किसी टेंडर के, बिना बार काउंसिल की जानकारी के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के जो होती है बिल्डिंग कमेटी वगैरह की फॉर्मेलिटीज, उसके बिना इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चालू किया और एक दिन सुबह सुबह मूर्ति लेकर 7 बजे प्रांगण में घुसने की कोशिश की, जिसको कि बार काउंसिल ने नाकाम कर दिया। उसके बाद गुंडागर्दी करते हुए कुछ भीम आर्मी कोई करके है, वो वहां पर इकट्ठी हुई और उसने नारेबाजी चालू की और गेट तोड़ने की कोशिश की, जिसके विजुअल्स भी आपके पास होंगे। और अगर जबरदस्ती घुसाने की कोशिश की, जिसे कि बार काउंसिल के वकीलों ने मना किया और उसको रोक दिया, और रोकने के बाद वहां से मूर्ति जैसे तैसे चली गई, वहां से जहां से आई थी वहीं चली गई। तो ये बात वहां से चालू हुई। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये कोई नई चीज नहीं है। उसके बाद गुंडागर्दी की हद यहां तक आ गई कि एक छोटा सा आंदोलन चल रहा था, हम लोग अपनी बात रख रहे थे देश के सामने। वो लोग आए और उन्होंने कहा साहब 50 लाख रुपया उसको देंगे जो गला काट के लाएगा, 1 करोड़ रुपया उसको देंगे जो जान से मार देगा, और 1 लाख रुपए उसको देंगे जो स्याही उछाल देगा, और 1 लाख जूते हम अनिल मिश्रा के घर पर फेंकेंगे। तो मैं उनको बताना चाहूंगा बहुत कि देखिए, ये गुंडागर्दी की हद थी और इस हद को हमें कहीं ना कहीं रोकना था, क्योंकि गुंडागर्दी ग्वालियर जैसे क्षेत्र में तो नहीं चलेगी और अब पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। सर 2 मिनट रुकिए मेरे साथ। रतोनिया जी, सर 2 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। रतोनिया जी जुड़े हुए हैं। रतोनिया जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बड़ा सिंपल सा सवाल है घनश्याम रतोनिया जी, कि ये झगड़ा मुझे जो समझ में आ रहा है कि एक झगड़ा वास्तव में बार काउंसिल का इंटरनल विवाद जो था, कुछ लोग उसके पक्ष में, कुछ लोग पक्ष में थे, कि इस झगड़े में कहां से भीम आर्मी आ गई, कहां से रक्षक मोर्चा आ गया, आप लोगों ने सबने मिलकर उस झगड़े को नया रूप दे दिया। घनश्याम जी, आपकी आवाज जी वास्तव में मानवता के खिलाफ है। जी
जो लोग मानवता के खिलाफ हैं, जो लोग संविधान के खिलाफ हैं, उन लोगों ने इसको नया रूप दिया है और उन्हीं की बयानबाजी सबसे पहले आई है। और मैं आपको एक बात स्पष्ट करके बता देता हूं कि वो जो बिल्डिंग है हाई कोर्ट की, वो सरकार ने बनाई और किसको सौंपी? वो हाई कोर्ट को, जुडिशरी काम के लिए, ना कि बार काउंसिल को सौंपी। कुछ तकनीकी कारणों से संपर्क थोड़ा सा टूट रहा है उनसे। मैं एक बार फिर अपनी टेक्निकल टीम को बोलूंगा कि रतोनिया जी संपर्क साधने को, तब तक मैं फिर अमित जी आपके पास आ रहा हूं। वही मुद्दा कि ना राव साहब अकेले ने बना लिया संविधान, ना अंबेडकर जी ने बना लिया। मेरे ख्याल से बहुत हम लोग तो सिर्फ पढ़ते आए जो जानते हैं कि बहुत सारे लोग उसमें रहे होंगे, तो किसी कंट्रीब्यूशन को कम करके आंका जाना ठीक नहीं है ना। बाकी 243 अनुच्छेद थे वो सारे के सारे खुद BN राव साहब ने लिखे जी। दूसरा हमारा तथ्य ये है कि अंबेडकर जी जब 48 में सारे चुनाव हारने के बाद संविधान सभा के, जब 48 में संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, तब तक 3 अधिवेशन हो चुके थे, 100 मीटिंगें हो चुकी थी और लगभग बहस पूरी होने के कगार पर थी। मात्र ड्राफ्टिंग में थोड़ा सा काम बचा था, क्योंकि जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें इलेक्टोरल जो पाउंड के लिए ये लड़ रहे थे, लगातार जो लड़ाई कर रहे थे कि बाहर जाति को आरक्षण दिया जाए, उसको लेकर संतुष्ट करने मात्र के लिए उनको उसमें रखा गया। और ये निश्चित मानिएगा कि वो तो एक राजनीतिक स्टंट था, राजनीतिक स्टंट में लाए हुए आदमी। और मैं तो ये कहता हूं, देखिए जिसने बनाया वो सबके सामने है, आप तथ्यों को सामने रखिए, न्यायालय में जाइए, वहां पर लड़िए, हमसे बहस कीजिए, आप ऑन पेपर बहस कीजिए। सड़क पर बहस करना सवर्णों का और ओबीसी का काम नहीं है। और ये जो 4-6 ओबीसी के लोग जो इकट्ठे होकर ओबीसी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो बौद्ध समाज के होकर और ये कहते हैं कि हम राम को नहीं मानेंगे, हम भगवानों को नहीं मानेंगे, तो इस देश में तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का कुछ होने वाला है, क्योंकि यहां दाल गलने वाली नहीं है। उनको ये समझ लेना चाहिए स्पष्ट तौर पर। और साथ ही ये भी कहूंगा कि BN राव साहब को स्थापित करना। और एक बात बताइए, मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या किस जाति में गरीब नहीं है? हमारा कहना यह है, ओबीसी में जो फायदा ले चुके हैं, SC ST में जो फायदा ले चुके हैं, क्या 78 साल में किसी भी शासन ने, किसी भी लोकसभा ने, विधानसभा ने कहीं ये देखने की कोशिश की कि किस तरह से इनको अलग अलग किया जाए? जो फायदा ले चुके हैं उन्हें अलग किया जाए, जिससे अगली पीढ़ी को उसका फायदा मिल सके। जी जी, ये तो लंबी बहस का विषय हो गया सर। उसी कमेटी में सर हरि सिंह गौर भी हुआ करते थे, जिनको हम लोगों में से किसी को याद नहीं है। हरि सिंह गौर साहब, वही से कह रहा हूं सर हरि सिंह गौर साहब भी उस कमेटी के प्रमुख मेंबर थे। बिल्कुल से प्रेम सिंह रायजादा साहब ने अपने हाथ से लिखा और उस पूरी सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे जी। तो अगर इस तरह से लेंगे तो काफी सारा है, लेकिन जो व्यक्ति का सबसे, मैं ये कहता हूं, जिस व्यक्ति ने ज्यादा काम नहीं किया उसको महत्व देना, तो हम कैसे मान ले? हम पे जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? मेरा सिर्फ मानना यह है, हम पर थोपा क्यों जा रहा है कि संविधान निर्माता वो थे। चलिए सर, पर मेरा एक सवाल ये था पब्लिक की ओर से कि क्या इस मुद्दे को कि ग्वालियर की शांति ना बिगड़े, इसका रास्ता अपनाया जाए? देखिए, हम लोग तो चाहते ही नहीं है। हम लोगों ने अटैकिंग पोजीशन में हम कभी नहीं रहे, एग्रेशन में हम कभी नहीं रहे। हुआ क्या कि जब आप हमारे रक्षक मोर्चा के, जब हमारे संयोजक के घर पर ही चप्पलें फेंकने की बात करेंगे, जूते मारने की बात करेंगे और गले में पट्टा पहनाकर शहर में घुमाने की बात करेंगे, कुत्ते का पट्टा, और उसको लेकर अगर घूमेंगे तो, और दूसरी तरफ प्रशासन जब हमको ऐसा लगेगा व्यवहारिक के उनकी तरफ से बोल रहा है या उनकी तरफ से कार्रवाइयां कर रहा है, हमारी तरफ से कार्रवाइयां नहीं कर रहा, दोषारोपण कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ती है, आप भी समझेंगे। और ये बात बिगड़ते बिगड़ते इस पोजीशन में आ गई। मैं फिर विश्वजीत सिंह से आवाज कनेक्ट हो चुकी है। रतोनिया जी, एक जिस मुद्दे पे आप लोग चर्चा या बहस हो रही है वो मुद्दा तो गलत है बिल्कुल टोटली, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, या बाबा साहब संविधान निर्माता, ये सब कुछ मानते हैं, सब कुछ। ये आपका अगर आपस में विवाद है तो ये कोर्ट में जाना चाहिए किसी भी लीगल पर। शहर की फिजा खराब करना या उसको लेके टीका टिप्पणियां करना, ये ठीक लगता है? देखिए सर, एक बात स्पष्ट होने की जरूरी है कि शहर में माहौल खराब करने के लिए सिर्फ एक वर्ग से टीका टिप्पणी नहीं हुई है। मैंने देखा किस तरीके से कि पूरा आरोप जो है सिर्फ SC और OBC और ST के संगठनों पर लगा दिया गया कि टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन टीका टिप्पणी जो है सभी तरफ से हुई है और वो चुनिंदा लोग हैं। हमने प्रशासन से कहा, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे तरफ के लोग हो, चाहे उनके तरफ से, और जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, बाबा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं या जो है शहर का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सबका कार्रवाई
कार्रवाई होना चाहिए, उन सबके खिलाफ मुकदमे होना चाहिए। इसी और ये बात हम हर बार बोलते हुए आए हैं, लेकिन जो है जिस तरीके से बाहर की बात है कि बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगर भीम आर्मी इन्वॉल्व हुई और या दूसरे संगठन इन्वॉल्व हुए तो रक्षक मोर्चा भी जो है वो बाहर का ही संगठन है। तो ये तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए था। और जो वकील जो विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति का, हमने तो उनसे बार बार निवेदन किया है कि आप आए और आपके सहयोग से ये मूर्ति लगना चाहिए, संविधान निर्माता की मूर्ति लगना चाहिए। बाबा साहब अकेले संविधान निर्माता नहीं है, आधुनिक भारत के निर्माता है। चाहे वो महाराष्ट्र सत्याग्रह देख लीजिए, चाहे वो जो है मजदूरों के लिए कितने कानून बाबा साहब ने बनाए, तमाम सारे जो बाबा साहब के योगदान है देश के अंदर। बाबा साहब की पूरी जो प्रॉब्लम ऑफ थीसिस जो उनकी नहीं पर उनके योगदान को भुला कौन रहा, उनके वो अंग्रेजों के खिलाफ रही। तो पर चीजें देखने लायक है कि किस तरह से इस तरह की घटनाएं होती रही कि 3-3 हजार पंडित मार के जिनके गले काट के डाल दिए गए भीमापुरा गांव में। देखना चाहिए बाहर जाति का। अगर आप मुझे वो सुना रहे हैं, वृत्तांत सुना रहे हैं, तो मैं आपको सुना देता हूं। ये वृत्तांत सुनाने की बात नहीं है, ये विवाद आप लोग जब तक खड़ा करोगे, आप अगर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि सनातन आपसे डर जाएगा या दब जाएगा, तो ये आप सोचना छोड़ दें कि देश सनातनियों का है और सनातनी दबेंगे तो नहीं कम से कम। नहीं वो सभी इस देश के सभी हम सब रतोनिया जी भी हमारे आदमी हैं। आप लाख जूते लाएंगे, 10 लाख जूते लेकर जाएंगे। नहीं विनोद जी अमित जी रतोनिया जी भी अपने लोग हैं, वो संगठन की बात अलग हो जाती है। लेकिन मैं रतोनिया जी एक बड़ा मेरे मन में जो सवाल आ रहा था बड़ा, क्या हम बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश में भुला कौन रहा है, बाबा साहब से इधर जा कौन रहा है? सब तो उनको मान रहे हैं ना। देखिए बाबा साहब के खिलाफ तो बाबा साहब के खिलाफ जिन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया वो जा रहे हैं। बाबा साहब तो इस देश में जो है अकेले दलित पिछड़ों के नेता नहीं रहे, बाबा साहब तो इस देश के नेता रहे। बाबा साहब ने तो जो है इस देश की महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी सर मैं सर विश्वजीत जी रतोनिया साहब बाबा साहब के कंट्रीब्यूशन को कोई नहीं भुलाता। हम मानते हैं, आप मानते हैं, हम हमारे विनोद जी मानते हैं, नरेंद्र मोदी मानते हैं, सब मानते हैं। मुद्दा यह है कि इस पूरे घाल मेल में आप लोगों की आपसी झगड़ा था वकीलों का, वो वकीलों के 2 गुट 3 गुट होंगे जो समझ में आ रही कहानी, वो गुटी झगड़ा बढ़ते कहां से कहां पहुंचा दिया आप लोगों ने। देखिए हमने नहीं पहुंचाया सर, हम तो आज भी शांति की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले आप चेक कीजिए, सबसे पहले टिप्पणियां किसने की, और जिन लोगों ने टिप्पणियां की, मैं अभी भी कह रहा हूं कि चाहे वो अपर कास्ट के लोग हों, चाहे वो दलित पिछड़े संगठनों के लोग हों, चाहे आदिवासी संगठनों के लोग हों, अगर कोई गलत टिप्पणी कर रहा है तो गलत टिप्पणी कर रहा है सब पे कार्रवाई। पर मेरा लेकिन बाबा साहब के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करेगा तो जो है वो नहीं, बाबा साहब का सम्मान पूरा देश करता है, बाबा साहब का सम्मान हमारा देश करता है। पर सब इसमें कोई राय नहीं है। पर सर ये मेरे मन में जो सवाल आता है बार बार कि बाबा साहब के साथ साथ जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, सर हरि सिंह गौर, राजेंद्र प्रसाद जी, इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ी भुला देंगे हम? नहीं तो बिल्कुल नहीं बुला सकते। उसमें इतने सारे सदस्य थे, देश में चुनाव हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, और जिस तरीके से चलिए सर वही आज की चर्चा का मेरा सर मैं वही कह रहा हूं सबके अपने अपने दायित्व थे। उसमें एक इंटरिम सरकारी बनी और उसमें प्रधानमंत्री बने, उसमें जो है तमाम सारे मंत्री। मेरा सर मैं देखिए थोड़ा सा उस हैसियत से बाबा साहब रतोनिया जी समय थोड़ा खत्म हो रहा है। पर आज हमको डिबेट करने का सिर्फ इसलिए ग्वालियर पर केंद्रित डिबेट हमने की कि थोड़ी शांति बहाल कर सके, उसमें कंट्रीब्यूशन मेरा भी हो, आपका भी हो, अमित जी का भी हो, विनोद जी का भी हो। हम अपने शहर को, ग्वालियर शहर को, प्रदेश को शांति का टापू जो कहा जाता है उसको बनाए रखें। अब मुझे लगता है कि आप उस पर सहमत होंगे। फिलहाल मैं विनोद के बाद आखिरी टिप्पणी के लिए, विनोद इस पूरे मामले में ग्वालियर के प्रशासन ने ठीक काम किया, पर उम्मीद लग रही है क्या कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा? विनोद जी ने अपनी व्यवस्था जरूर की है। देखिए आम आदमी को तो नुकसान होता है। इस समय दीपावली का त्योहार है, व्यापारी भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, वो छोटे बड़े मजदूर भी प्रभावित होंगे जिनको रोज कमाना रोज खाना है, अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्योंकि जब प्रशासन और पुलिस की जो शक्ति है वो एक मुद्दे पर जाकर ठहर जाती है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे खड़े हैं। लेकिन वास्तव में विनोद जी मैं आपको बस धन्यवाद, आपका भी और आपका भी, आपके साथ पूरी टीम उनका भी धन्यवाद। निश्चित रूप से ये ऐसा विषय है जो शून्य से शुरू हुआ था, एक बना हुए का विस्तार हो गया और एक गुटी विवाद को, वकीलों के 2 गुटों के संघर्ष को नया रूप दे दिया गया जिस रूप को नहीं दिया जाना चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि इस पर शांति छा जाएगी। ग्वालियर का प्रशासन और हमारा शासन दोनों पर बहस करेंगे और वकीलों के गुट भी बैठ करके बात करेंगे और साथ कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में यहीं तक, और अगले कल फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। धीरे देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।